बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इससे रिलेटेड हम हर बेसिक पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और हर कम्प्लेक्स पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो ये सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या होगा? 100%। मतलब अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एमडीके, एचएनएम्स, ईटा, तो दोनों के लिए क्या होगा? 100% सही होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हमेशा मैं लेक्चर को पहले बेसिक से डेरिवेशन से स्टार्ट करता हूँ ताकि सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या हर पॉइंट में डिस्कस करूँ, डेरिवेशन को कर लूँ और लास्ट में आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ चले जाते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, उस जो हमने रिलेशन ड्राइव किए हुए उससे हम मुख्तलिफ कम्प्लेक्स पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोनों के लिए मैं हर पॉइंट क्या करता हूँ, बेसिक भी 100%, सेकेंड ईयर का भी 100% डिस्कस कर लेता हूँ और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो हर पॉइंट होता है उसके लिए नेसेसरी होता है, ग्राफ, रिलेशन, एमसीक्यूज, हर पॉइंट में क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। तो दोनों ही के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सही है कि कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह स्टोर होती है। इससे पहले हमने क्या बताया, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करे और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे, उसको हम क्या नाम देते थे? कैपेसिटर। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कैपेसिटर हमारे साथ क्या है? कैपेसिटर स्टोर। सही है, याद रखना आपको। मैं एक एमसीक्यूज पढ़ रहा था ना, एमसीक्यूज पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि कैपेसिटर स्टोर, ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ था। सी मैं वो एमसीक्यूज का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। वहाँ पर लिखा होता इलेक्ट्रिक चार्ज, पे लिखा होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा होता, सिंपल इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखा होता। तीसरा ऑप्शन पर बोथ लिखा होता और चौथा ऑप्शन में कोई और लिखा होता, वो मैं भूल गया था। तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, वहाँ पर जो मेन मकसद है कैपेसिटर का, मेन मकसद है वो क्या है? एनर्जी को स्टोर करना। तो इसलिए जो अगर दोनों ऑप्शन गिवन थे, वहाँ पर बोथ ऑप्शन गिवन नहीं था, वहाँ पर सिंपल क्या था? कैपेसिटर स्टोर। पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरा क्या था? तीसरा बोथ मेरे ख्याल से गिवन नहीं था। तीसरा क्या था? बोथ गिवन नहीं था। तीसरे में कुछ और ऑप्शन गिवन था, चौथे में कुछ और था। सही है, तो इसलिए वहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कैपेसिटर का मेन मकसद है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। तो फिर आप कहोगे कि हम जो पढ़ते हैं वो कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, मगर उसका जो मेन मकसद है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को किस फॉर्म में स्टोर करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसलिए अगर एमसीक्यूज आ गया, मैं बता रहा, अगर एमसीक्यूज आ गया कि कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, बोथ, अगर ऑप्शन बोथ का गिवन था तो फिर सही है, बोथ सही है। कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिक चार्ज को भी स्टोर करना और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को भी स्टोर करना। अगर बोथ का ऑप्शन गिवन नहीं था तो फिर आप किसको प्रेफरेंस दोगे? मतलब बेस्ट ऑप्शन फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सही है, तो इसलिए कैपेसिटर का जो बेस्ट पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एनर्जी को स्टोर करना, सही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। तो इसलिए ये एमसीक्यूज एक जगह में पढ़ रहा था तो ये एमसीक्यूज वहाँ पर आया हुआ था। सही है, तो कैपेसिटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना। तो ये दो क्या है? कैपेसिटर के फंक्शन है। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। इसी तरह चार्ज, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कैपेसिटर चार्ज किस तरह स्टोर करता है, कैपेसिटर एनर्जी किस तरह स्टोर करता है, मेन यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आते। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक बैटरी उसके साथ कनेक्ट कर ली। सही है, बैटरी मैंने क्या कर ली? यहाँ पर कनेक्ट कर ली। ये बैटरी का क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। सही, अब बैटरी क्या, जब मैं बैटरी ये क्या, मेरे साथ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दो प्लेट्स है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। अब मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर ली तो ये कैपेसिटर पर क्या आएगा? कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज किस तरह स्टोर करेगा? याद रखना, कैपेसिटर क्या करेगा? जो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। तो कैपेसिटर क्या करेगा? इस प्लेट से क्या करेगा? ये प्लेट पहले क्या थे? लेट सपोज अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, ये दोनों प्लेट पर मैं लेट सपोज यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बैटरी को क्या कर रहा हूँ? लेट सपोज 2 मिनट के लिए आप बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करो। सो ये सिंपल के ये दोनों क्या है? प्लेट, कैपेसिटर है, इसके दो प्लेट से। बैटरी कनेक्ट होने से पहले इन दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं था। बैटरी कनेक्ट होने से पहले जो कैपेसिटर के दो प्लेट्स थे, अगर बैटरी कनेक्ट होने से पहले मैंने बैटरी को क्या किया? लेट सपोज रिमूव कर दिया, तो बैटरी के कनेक्ट होने से पहले दोनों प्लेट पर चार्ज नहीं है। मैंने बैटरी कनेक्ट कर लिया, तो बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है इस प्लेट से क्या करेगा? इस प्लेट से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिमूव करेगा इस प्लेट से। जब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। इस तरह
इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस प्लेट से मूव कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहे हैं। इस प्लेट से निकल रहे हैं और इस प्लेट में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहे हैं। तो बैटरी का काम क्या है, कैपेसिटर को किस फॉर्म में क्या करता है, चार्ज, मतलब कैपेसिटर पर किस तरह चार्ज स्टोर करता है। बैटरी का काम क्या है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, दूसरे प्लेट पर क्या कर देना, डिपॉजिट कर देना। याद रखना इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पर मैंने इस कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था कि किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज का बताया और किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज का बताया। जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वहां पर क्या, कौन सा चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे। जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे, सही है, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्लेट पर कौन सा चार्ज आता जाएगा, इस तरह मैं बाहर लिख रहा हूँ, प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, सही है। प्लेट में कौन सा चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह जितने इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो जाएंगे, सही है, उतना ही इस पर क्या, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, सही है, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह सही है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो यहाँ पर इस प्लेट पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है। फिर इस प्लेट से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस प्लेट में ऐड हो गया। इसी तरह इस प्लेट पर एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फिर से आ गया और यहाँ पर एड अप हो गया। इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, सही है। तो क्या करें, बैटरी ने क्या किया, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, दूसरे प्लेट में ऐड किया। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए वहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जिस प्लेट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए वहां पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो याद रखना इसी तरह कैपेसिटर के सरफेस पर, कैपेसिटर के जो प्लेट है नहीं, दो पैरेलल प्लेट, उसके सरफेस पर क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। अब आप यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, स्टोर हो गया। चार्ज क्या हो गया, स्टोर हो गया। जिस प्लेट से बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, जिस प्लेट से बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस प्लेट से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। सही, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो बैटरी के जरिए वो फ्लो हो गए, इस प्लेट पर ऐड हो गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पैदा होगी। जब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिधर भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे वहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखना प्रोटॉन को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, सही है। हमेशा बॉडी पर चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन ही की वजह से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होता है। अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। याद रखना प्रोटॉन को बॉडी से निकाल देना है, ऐड कर देना है, इससे चार्जेस नहीं आते। तो याद रखना किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज किस तरह आता है और नेगेटिव चार्ज किस तरह आता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रहे हैं, तो वहां पर कौन सा चार्ज आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, सही है। तो अगर अब मैं क्या करूं, यहां से दोनों प्लेट क्या हो गए, दोनों प्लेट चार्ज हो गए। हर कैपेसिटर की अपनी लिमिट है, हर कैपेसिटर की अपनी लिमिट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस। हर कैपेसिटर की अपनी लिमिट है चार्ज को स्टोर करने की। इसका मतलब यह नहीं है कि बैटरी इस प्लेट पर चार्ज आता जाएगा जितना भी चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर आ गया, नहीं। हर कैपेसिटर की अपनी लिमिट है। अगर इस कैपेसिटर क्या करेगा, इसका जो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी कि मतलब चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, वो हम उसको क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो इसलिए इसकी भी अपनी कैपेसिटेंस होगी, अपनी एबिलिटी होगी चार्ज स्टोर करने की। लेट्स सपोज अगर ये चार्ज स्टोर करेगा 10 कूलम का, तो यहाँ पर बैटरी यहाँ तक इस पे 10 कूलम ही चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा। बाद में कैपेसिटर पर और चार्ज आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए अब अगर मैं यहाँ से बैटरी को रिमूव करूँ, मैंने बैटरी को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। आपके लिए बैटरी को रिमूव कर दोनों प्लेट क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब मैं देखना चाहता हूं कि वाकई इन दोनों प्लेट पर चार्ज आ गए या नहीं। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, एक लोड लगाऊंगा। यहां पर क्या लगाऊंगा, लोड लगाऊंगा। मैंने यहां पर क्या लगा लिया, एक लोड लगा लिया। लोड लगा लिया या सिंपल कुछ बुक में क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस, मैं सिंपल आर लिख रहा हूं। लोड लगा लिया या रेजिस्टेंस। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि लोड क्या है या रेजिस्टेंस क्या है। लोड का मतलब क्या है, सिंपल इस जगह पर या तो आप कोई ऐसे बल्ब लगाओ, कोई भी चीज लगाओ, उसको हम क्या नाम देते हैं, लोड या रेजिस्टेंस, जो करंट को क्या करे, रोक दे। क्योंकि ये करंट रोक रहे हैं और खुद क्या करेगा, कंज्यूम कर रहे हैं, सेम। तो इसलिए लोड का मतलब ये नहीं कोई आपने रेजिस्टेंस, या लोड का मतलब ये कोई बल्ब वगैरह कोई और चीज लगाओ जो करंट को क्या करे, कंज्यूम करे, करंट को अपोज करे, मतलब खुद यूज करे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जब बल्ब लगा लिया, बैटरी को रिमूव किया, तो ये बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। बल्ब ने क्या शो किया, ग्लो।
बल्ब जल, सही है, बल्ब ने ग्लो, मतलब बल्ब क्या हो गया, ग्लोइंग, मतलब बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर चार्ज स्टोर हो गए। तो चार्ज आपको तो समझ आ गया कैपेसिटर पर चार्ज किस तरह स्टोर होता है। चार्ज कैपेसिटर पर बैटरी ही के जरिए में चार्ज दोनों प्लेट पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। चार्ज किस तरह स्टोर होता है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, दूसरे प्लेट पर ऐड होते हैं। तो इस तरह कैपेसिटर के प्लेट्स पर, आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, चार्ज स्टोर होते हैं। फिर जब आप चेक करते हो कि आया कैपेसिटर चार्ज है या नहीं, तो उसके साथ सिंपल लोड या रेजिस्टेंस लगाते हो, मतलब बल्ब वहां पर लगाते हो, वो बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो हो गया। अगर ग्लो नहीं हो गया तो वहां पर चार्ज नहीं होगा, अगर ग्लो हो गया मतलब तो वहां पर क्या होगा, चार्ज होगा। तो इसलिए कैपेसिटर का के सरफेस पर चार्ज इस तरह स्टोर होता है। अब मैंने यहां पर लिखा है कि चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। याद रखना कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज स्टोर होगा इस तरह, और सरफेस पर, याद रखना सिर्फ सरफेस पर। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था ये पॉइंट कि चार्ज हमेशा सरफेस ही पर स्टोर होता है, इस सरफेस पर ही स्टोर होगा, सही है। इसके बाद एनर्जी किस तरह स्टोर होगी, सही, ये बात तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि चार्ज किस तरह स्टोर होता है। चार्ज बैटरी कैपेसिटर के प्लेट पर इस तरह स्टोर होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कैपेसिटर के प्लेट पर एनर्जी किस तरह स्टोर होती है, मैंने यहाँ पर लिखा है एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी किस तरह स्टोर होती है कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। लेट्स सपोज आप कुछ टाइम के लिए इसको क्या करो, इस यहाँ पर जो चार्जेस है उसको रिमूव करो, मतलब कैपेसिटर क्या है, चार्ज नहीं है। आप क्या करो, इमेजिन करो कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कैपेसिटर क्या है, चार्ज नहीं है। यहाँ पर कैपेसिटर के जो हमने किसी चीज से इसको कनेक्ट भी नहीं किया है, सही है, एक सिंपल कैपेसिटर पड़ा हुआ है, और ये क्या है, कैपेसिटर इस टाइम चार्ज भी नहीं है, सही है। अब मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि एनर्जी किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, कैपेसिटर एनर्जी किस तरह स्टोर करता है। लेट सपोज यहाँ पर मैं एक चार्ज, टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ। टेस्ट चार्ज क्या है, मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ इसके दरमियान, सही है। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। वो बहुत ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज, जो क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत स्मॉल चार्ज होता है और उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के बराबर होता है, तो इसलिए दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। तो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख लिया। यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है ना, वो ना इस साइड पर मूव करता है, ना इस साइड पर मूव कर रहा है, ना इस साइड पर मूव कर रहा है, सही। इसी तरह दरमियान में मैंने रख दिया तो ये चार्ज इसी तरह क्या हो रहा है, पड़ा रहे, सही। इसी तरह ना चार्ज इस साइड पर मूव कर रहा है, ना इस साइड पर मूव कर रहा है, उसी तरह सेंट्रल में न्यूट्रल ही पड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज इसको क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर को क्या करता हूँ, मैंने बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बैटरी के साथ मैंने क्या किया, कनेक्ट। इसी तरह बैटरी के साथ मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरह इस साइड पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह बैटरी की वजह से प्लेट पर क्या आएंगे, चार्जेस आएंगे। एक साइड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, दूसरे साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब जब इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी हमेशा किसकी, मतलब कहाँ से कहाँ तक होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया था, आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और टेस्ट चार्ज ही के जरिए हमने क्या किया था, ये डिसाइड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में इनवर्ड जाती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। अभी आप यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या है, डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। पॉजिटिव प्लेट से चार्ज हो गए, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अब अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, क्या करूँ, यूनिट पॉजिटिव, मैंने कैपेसिटर को क्या किया, चार्ज किया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि किस तरह एनर्जी स्टोर होती है। मैंने बताया कि एनर्जी किस तरह स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, सही है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, सही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक उसी तरह यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज खुद यहाँ पर मूव करेगा, खुद मूव करेगा, सही है, खुद मूव करे। क्यों मूव किया, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो गई। एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो गई। मैंने यहाँ पर पहले जब कैपेसिटर चार्ज नहीं था, मैंने इनके दरमियान एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। चार्ज एक प्लेट की तरफ भी मूव नहीं कर रहा था, उसी तरह सेंट्रल में क्या था, पड़ा था। जब मैंने दोनों चार्ज को चार्ज कर दिया था, दोनों प्लेट को चार्ज कर दिया था, कैपेसिटर का दोनों प्लेट को चार्ज कर दिया, अब मैंने यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए मैंने जब यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दिया ना, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गया, मूव करना
करना स्टार्ट हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो इसलिए चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना उसने स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान क्या स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। तो इस तरह कैपेसिटर एनर्जी किस तरह स्टोर करता है, कैपेसिटर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। अब अगर मैं क्या करूं, क्योंकि टेस्ट चार्ज पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, अपोज करूं, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फिर से क्या करूं, अगर मैं इस चार्ज को क्या करूं, फिर से यहां पर रखूं ना, तो मैं क्या करूं, जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करूंगा तो इस पर मैं वर्क करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मैं इस पर क्या करूंगा, वर्क करूंगा। जब मैं इस पर वर्क करूंगा ना, जब इस पॉइंट तक आएगा ना, चार्ज इस पॉइंट तक आएगा, जब मैं इसको फिर छोड़ूंगा तो वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। खुद जब मूव करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इस चार्ज में क्या स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये क्या है, याद रखना, कैपेसिटर में एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। आपको नजर भी आ गया, जब मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद स्टार्ट करना, मूव करना स्टार्ट किया है उसने। क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अगर मैं क्या करूँ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाऊंगा तो उस पर मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं अगेंस्ट मूव करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, मैं उसको अगेंस्ट मूव कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे तो इसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी। तो जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा ना, तो इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जब मैं इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाऊंगा ना, लेट सपोज मैं यहाँ पर ऊपर कर लेकर रहा हूँ, इस पॉइंट तक मैंने लाया, तो जब मैं इस चार्ज को लीव करूंगा, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाऊंगा, मैं कहूंगा कि इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं किस तरह साबित करूंगा कि इसमें एनर्जी स्टोर है, जब मैं इस चार्ज को लीव करूंगा तो ये खुद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसलिए याद रखना, कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है और चार्ज कैपेसिटर के प्लेट के सरफेस पर, सही है, चार्ज कैपेसिटर के प्लेट के सरफेस पर स्टोर होती है। अब यहाँ पर मैंने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया, आपसे क्वेश्चन में भी, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है और जो चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है। याद रखना, सरफेस पर चार्ज ही स्टोर होता है, सरफेस पर चार्ज स्टोर होता है। अब याद रखना, यहाँ पर डेरिवेशन है जो सेकंड ईयर कह रहे हैं। आप अगर एंट्री टेस्ट के लिए, मतलब आप कोई भी कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर कम्पिटिटिव टेस्ट में आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर कोई कम्पिटिटिव टेस्ट के एग्जाम के लिए तैयारी के लिए, मतलब ये लेक्चर देख रहे हैं, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट पे भी आ सकता है। तो इसलिए ये सेकंड ईयर के लिए मैंने डेरिवेशन भी किया है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्स हर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड ईयर के लिए भी 100% बेनिफिशियल होगा और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि मैं हर वो कम्प्लेक्स पॉइंट भी डिस्कस करता हूँ जो एंट्री टेस्ट के लिए क्या होता है रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए भी हर पॉइंट क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए दोनों इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी, आपने पढ़ा भी था कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। और यहाँ पर जो ये पोटेंशियल है ना, वो एवरेज पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है, एवरेज पोटेंशियल। अब मैं डेरिवेशन ड्राइव कर रहा हूँ, सही है। इसी तरह इनिशियल पोटेंशियल, याद रखना, इनिशियल पोटेंशियल जब मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट नहीं किया था तो प्लेट पर कोई पोटेंशियल इन दोनों के दरमियान क्रिएट था या नहीं, कुछ भी नहीं था, जीरो था उस टाइम। तो इसलिए इनिशियल पोटेंशियल जीरो होगा और फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, V। जब दोनों प्लेट के साथ मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, दोनों के दरमियान क्या हो गया, एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, उसको मैंने V से डिनोट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, एवरेज पोटेंशियल फाइंड करना है। एवरेज पोटेंशियल मैंने सिंपल फाइंड करना है, तो इनिशियल और फाइनल को प्लस करूंगा, उसको 2 पे डिवाइड करूंगा। एवरेज जब आप निकालते हो, जितनी वैल्यू को आप ऐड करते हो उसको उतनी ही पे डिवाइड करते हो। लेट सपोज 1 2 3, मैंने इन तीनों वैल्यू का क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो मैं इन तीनों को क्या करूंगा, 1 2 3 का मैं अगर एवरेज फाइंड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों वैल्यू को क्या करूंगा, प्लस करूंगा, और कितने वेरिएबल्स है 1 2 3, तो 3 पे डिवाइड करूंगा। तो इस तरह हम एवरेज निकालते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर मैं पोटेंशियल का एवरेज किस तरह फाइंड करूंगा, इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल प्लस फाइनल मैंने दोनों को ऐड कर लिया, कितनी वैल्यू 0 और V, कितनी वेरिएबल्स है 2, तो 0 और V, तो 2 पे डिवाइड करूंगा, तो एवरेज पोटेंशियल क्या आ गया, V डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर अब मैं Q की जगह, जो पोटेंशियल एवरेज की जगह क्या पुट करूंगा, इसकी वैल्यू V डिवाइडेड बाई 2। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाई V डिवाइडेड बाई 2। पोटेंशियल एवरेज पोटेंशियल की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, उसका वैल्यू। एवरेज पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 2। तो इसलिए पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 2। अब इससे पहले मैंने एक फार्मूला आपको बताया था
कि चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, चार्ज की जगह क्या पुट करूंगा, उसका वैल्यू। चार्ज किसके इक्वल है यहाँ पर, चार्ज इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय वी। सी कैपेसिटेंस है और वी पोटेंशियल है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पुट करूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, याद रखना है, इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह सिंपल क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। कुछ बुक में सिंपल क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। कुछ बुक में पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। कुछ बुक में सिंपल क्या लिखा हुआ है, इस तरह एनर्जी। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, यू लिखो, ई लिखो, एनर्जी लिखो, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका इक्वेशन गलत नहीं होगा ना, आपने इस तरह डिफरेंट नेम से कंफ्यूज नहीं होना है आपने, तो इसका कंसेप्ट समझ लेना है। सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब मैंने चार्ज की जगह क्या पुट करना है, उसका वैल्यू। चार्ज किसके इक्वल है, सीवी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। वी डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या, आप सिंपल क्यू वी, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू, सही है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू वी। सी 1 डिवाइडेड बाई 2 को मैं अलग लिखूंगा, सही, इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 को पहले लिख लिया, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और चार्ज यहाँ पर क्यू वी, यहाँ पर मैं इस तरह क्यू और वी। चार्ज की वैल्यू क्या है, अभी मैंने बता दिया, चार्ज किसके इक्वल है, सीवी। यहाँ पर स्मॉल चार्ज, जैसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर स्मॉल चार्ज, यहाँ पर लार्ज चार्ज, कोई भी फर्क नहीं होता है, सही। तो यहाँ पर अभी कैपिटल चार्ज लिख सकते हो। तो इसलिए चार्ज किसके इक्वल है, सीवी। तो चार्ज किसका मैंने क्या लिख लिया, सीवी, और उसी तरह मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल को मैंने उसी तरह लिख लिया। अब यहाँ पर बी वी है, यहाँ पर बी वी है, तो दोनों भी कम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, वी का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 सी वी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हमारे साथ ये आ गया। अब लास्ट में मैं इन तमाम इक्वेशन में आपको क्या करूंगा, कंसेप्चुअल आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ क्या रिलेशन है, एनर्जी का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है। तो अब मैं क्या करूंगा, तमाम इक्वेशन को एक साथ कर रहा हूँ, इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूँ। एनर्जी के 5-6 रिलेशन है इसी तरह, तो हर रिलेशन का भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ताकि जो सेकंड ईयर वाले बोर्ड एग्जाम है उसको डेरिवेशन भी समझ आए, और लास्ट में इसके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर जो कंसेप्चुअल पॉइंट है मैं वो भी डिस्कस करूँगा। अब हमको पता है, वी नो दैट, जिस तरह हमें पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो आपने क्या करना है, अब पोटेंशियल किसके इक्वल है, ई मल्टीप्लाई बाय डी, सही है। तो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, इक्वेशन ये है। तो उसी तरह इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा, किसको, वी हमारे साथ किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल है, सही है। अब मैं उसी तरह इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, अभी मैंने पुट किया नहीं है। तो इसी तरह एक और रिलेशन मैंने लिख लिया, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम। अब मैंने सी का बी वैल्यू फाइंड करना है, वी का बी, तो मैंने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। वी का वैल्यू पोटेंशियल किसके इक्वल है, एडी। सी मैंने क्या लिखा हुआ है, पुट इन इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 में मैंने पुट करना है। अब मैंने पुट नहीं किया, मैंने एक और इक्वेशन लिख रहा है कि कैपेसिटेंस इन अ मीडियम। इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया भी था कि कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज इक्वल टू एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पर आपने पोटेंशियल का वी का बी वैल्यू, वी किसके इक्वल है, ईडी, और कैपेसिटेंस इन अ मीडियम किसके इक्वल है, ए ई नोट ई आर डिवाइडेड बाय डी। तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से उठाकर इसमें क्या कर देना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह आएगा। और सी किसके इक्वल है, यहाँ पर मैंने सी बता दिया, सी इन अ मीडियम इज इक्वल टू ए ई नोट ई आर डिवाइडेड बाय डी। तो इसलिए मैंने सी की जगह क्या लिख लिया, ए ई नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख लिया। उसी तरह मैंने पोटेंशियल वी स्क्वायर, सही है, पोटेंशियल किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो मैंने वी की जगह क्या लिख लिया, उसका वैल्यू। वी किसके इक्वल है, मतलब पोटेंशियल किसके इक्वल है, ई डी। तो मैंने इस तरह वी की जगह क्या लिख लिया, ई डी। ई डी मतलब वी पर स्क्वायर है, तो इसलिए ई डी का भी क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, सही है। तो मैंने होल स्क्वायर खोल दिया। तो इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो इस तरह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी स्क्वायर बन जाएगा और डिस्टेंस का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे भी डिस्टेंस ऊपर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर और इस डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे साथ फार्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 ई स्क्वायर एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी ए डी, सही है। मैंने सिंपल ए और डिस्टेंस को क्या करें, यहाँ पर स्क्वायर है, सही है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है, एक स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या था, मतलब स्क्वायर खत्म हो गया, सिर्फ एक है कि मतलब स्क्वायर खत्म हो गया, सिर्फ डिस्टेंस बच गया, सिंगल डिस्टेंस बच गया पावर 1 के साथ। तो इसलिए एडी मैंने सिंपल एरिया और डिस्टेंस को एक ही साथ में लिखा है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिस्टेंस नीचे वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हमारे साथ एनर्जी का सेकंड इक्वेशन आ गया।
अब मैं इसको भी बताऊंगा कि ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, क्या रिलेशन बता रहा है, एनर्जी का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इसमें इस रिलेशन में हमारे साथ एनर्जी का कैपेसिटेंस से क्या रिलेशन है, पोटेंशियल से क्या रिलेशन है। इसको मैं हर पॉइंट को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस करूंगा और आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब मैं रिलेशन क्या कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं रिजल्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो एक रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया, 3-4 रिजल्ट और हैं। अब हमारे साथ एनर्जी डेंसिटी, याद रखना एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, सिंपल एनर्जी को जब आप वॉल्यूम पर डिवाइड करते हो तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो सिंपल एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जब यहाँ पर मैंने भी लिखा है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप एनर्जी को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते हो तो ये हमारे साथ क्या है, सिंपल एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर मैंने एनर्जी डेंसिटी को किस लिखा है, ईडी। आपने ईडी से कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो तो अगर आपने नोट कर रहे हो तो आपने ईडी नहीं लिखना है, सिंपल एनर्जी डेंसिटी लिखना है। इसी में यहाँ पर जगह नहीं था तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया, ईडी। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी हमारे साथ क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल आ गया था, 1/2 ई स्क्वायर ई नोट ई आर ए डी। सही है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी की वैल्यू क्या लिख लिया, पुट कर लिया, 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय एडी। सही है। और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने भी लिख लिया। अब याद रखना यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होगी। मैंने आपको बताया वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे साथ क्या है, एरिया। वैसे मैं सिंपल वॉल्यूम अगर आपको बता दूं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है। और कुछ बुक में क्या लिखा है, सिंपल के लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सही है। लेंथ, क्योंकि लेंथ विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है। सही है। 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करो मतलब लेंथ विड्थ हाइट, ये हमारे साथ क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर एरिया, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया सिंपल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पर डी हमारे साथ क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस हाइट भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एरिया किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और हाइट भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। जब आप लेंथ को क्या करोगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये किसके इक्वल है, सिंपल ये किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है, इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। या सिंपल आप लेंथ को लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इस तरह भी लिख सकते हो। सही है। तो लेंथ और विड्थ ये किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है। जब आप लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या है, एरिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पर सिंपल h बच गया। सही, h किसके इक्वल होता है, h क्या है हमारे साथ, सिंपल डिस्टेंस ही है ना। हाइट भी क्या है, डिस्टेंस। तो इसलिए h की जगह में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो d है ना, इसको मैं डिस्टेंस, जो d मैंने लिखा है डिस्टेंस, तो इसलिए h भी हमारे साथ क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये भी किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम। तो इसलिए एडी को मैं भी क्या कंसीडर कर सकता हूँ, वॉल्यूम ही कंसीडर कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे एरिया भी किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और डिस्टेंस भी हमारे साथ क्या, हाइट। अगर आप देखोगे एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, अगर आप इसका यूनिट तौर पर भी देखोगे तो यूनिट भी क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। और वॉल्यूम का भी यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। क्योंकि लेंथ का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। विड्थ का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। और हाइट का यूनिट भी होता है क्या, मीटर। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो इस तरह यहाँ पर नीचे एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इसका यूनिट भी क्या बन रहा है, मीटर क्यूब। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब। तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम और एडी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सिंपल हमारे साथ रिलेशन क्या बन जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारे साथ थर्ड रिलेशन आ गया। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का पहला रिलेशन ये था, सेकंड रिलेशन ये आ गया, थर्ड रिलेशन हमारे साथ ये आ गया। अब फोर्थ रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, 2 रिलेशन और होंगे। सही है, वो मैं ड्राइव करेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को कंसेप्चुअली तौर पर समझेंगे कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस रिलेशन से बहुत सारे क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम चार्ज को डबल कर दे एनर्जी क्या हो जाएगी, या कैपेसिटेंस को हाफ कर दे या एनर्जी को डबल कर दे तो इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो उसको मैं कंसेप्चुअली भी क्या करूंगा आपके लिए, 3-4 एमसीक्यूज की फॉर्म इन सबको आपको समझाऊंगा, रिलेशन भी बताऊंगा, ग्राफ वगैरह भी बताऊंगा। फोर्थ इक्वेशन हमारे साथ किस तरह की है, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। एनर्जी के हम रिलेशन ड्राइव करते हैं। अब ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन, मतलब ये फोर्थ रिलेशन किस तरह की। अब मैं इसको ड्राइव करूंगा। सही है। लेट्स सपोज ये डस्टर क्या पर गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सही है। अभी अब एनर्जी का हमारे साथ एक रिलेशन क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी हमारे साथ सिंपल किसके इक्वल था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, रिलेशन हमारे साथ क्या था, ये
क्यू, ये वाला रिलेशन 1/2 CV², ये रिलेशन है हमारे साथ फर्स्ट रिलेशन। अब इसी रिलेशन को मैं यूज करूंगा, ये फोर्थ रिलेशन भी ड्राइव करूंगा और एक फिफ्थ रिलेशन भी आएगा, सही है, उसको भी आपने ज़हन में रखना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, अब यहाँ पर मैं कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है। मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करूँगा, कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा, यहाँ पर पोटेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर Q पर डिवाइड हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, सही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV², सही है। C की जगह मैं क्या करूंगा, कैपेसिटेंस की जगह उसकी वैल्यू पुट करूंगा, कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, Q डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, Q डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाई बाई V², वो V² तो उसी तरह लिखूंगा। यहाँ पर ये V इस V के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, या सिंपल एनर्जी, सही है, आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो या सिंपल क्या लिख सकते हो, एनर्जी जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 QV। एक और रिलेशन हमारे साथ आ गया, याद रखना एक और रिलेशन है, सही है, वो फोर्थ रिलेशन है, तो इसको आपने कौन सा नाम देना है, इसको आप नाम दे दो फिफ्थ रिलेशन, सही है। कौन सा रिलेशन है, पांचवा, तो ये हमारे साथ कौन सा रिलेशन आ गया, इसको आपने याद रखना है, ये रिलेशन कौन सा है, फोर्थ रिलेशन, एनर्जी का चौथा रिलेशन। अब मैं इसको सबको आप कंसेप्चुअली भी समझाऊंगा, सही, ये रिलेशन आपने याद रखना है। अब वहाँ पर मुख्तलिफ रिलेशन आते हैं कि आप जिस तरह एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ये देखकर, ये रिलेशन देकर, ये देखकर, आपको ऑप्शन देकर आल, तो इसलिए आपने याद रखना चौथा रिलेशन ये है। अब मैं क्या करूंगा, पांचवा रिलेशन ड्राइव करूंगा। पांचवा रिलेशन किस तरह ड्राइव करूंगा, सिंपल चार्ज मतलब पोटेंशियल किसके इक्वल है, उसी तरह Q इज इक्वल टू CV। अब मैं पोटेंशियल यहाँ पर इस इक्वेशन में पोटेंशियल का वैल्यू पुट करूंगा, पोटेंशियल किसके इक्वल है, तो यहाँ पर C कैपेसिटेंस पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर चार्ज पर डिवाइड हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, Q डिवाइडेड बाय C। तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल की वैल्यू पुट करूंगा। इस इक्वेशन फोर्थ में मैं एक और रिलेशन ड्राइव करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, या सिंपल एनर्जी आप भी लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV। अब चार्ज को उसी तरह लिखो, पोटेंशियल किसके इक्वल है, Q डिवाइडेड बाई C मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई C। तो Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आ जाएगा, सिंपल आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप एनर्जी या पोटेंशियल से कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी का मतलब क्या है, कुछ एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो सकता है, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर एनर्जी लिख रहा हूँ या पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखो भी सही या सिंपल एनर्जी भी लिखो भी सही। इस एनर्जी का मतलब ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, कुछ और एनर्जी भी हो सकती है। वैसे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए बाज़ बुक में U लिखा हुआ है, बाज़ बुक में पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है, बाज़ बुक में सिर्फ E लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं हर रिलेशन को यूज़ करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए एनर्जी या इज इक्वल टू या पोटेंशियल एनर्जी आप दोनों लिख सकते हो। तो 1/2 Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, Q² डिवाइडेड बाई C। एक और रिलेशन हमारे साथ, पांचवा रिलेशन, ये कौन सा था, वो पांचवा रिलेशन मैंने नाम दिया जो यहाँ पर मैंने ड्राइव किया। तो इसलिए एनर्जी का एक चौथा रिलेशन ये था, पांचवा रिलेशन ये था कि ये किस तरह किया, Q² डिवाइडेड बाई C। यहाँ पर मैंने स्मॉल Q लिखा है, अपने स्मॉल Q से कंफ्यूज नहीं होना है, लार्ज बड़ा Q लिखो या स्मॉल Q लिखो, कैपिटल से कुछ फर्क नहीं होता है, अपने सिर्फ क्या करना है, रिलेशन को याद करना है। तो यहाँ तक हमारे साथ एनर्जी के कितने रिलेशन ड्राइव होगी, 5 रिलेशन ड्राइव होगी। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन 2, 3, 4, और ये क्या था हमारे साथ 4, पांचवा कहाँ पर है, 1 2 3 4, या 1 2 से 1 1 2 3 4 5, ये 5 रिलेशन हमारे साथ क्या हो गया, ड्राइव हो गया। अब इस रिलेशन से जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आते हैं, मैं अब वो क्वेश्चन को आप डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसके ग्राफ्स भी आपको बनवाऊंगा कि ग्राफ्स किस तरह बनेंगे। अब कुछ और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिलेशंस, बहुत एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। मैं अभी एमसीक्यूज की फॉर्म में तमाम तर यहाँ पर रिलेशन आपको बताऊंगा। अब कुछ एक और केसेज है कि जब बैटरी कनेक्ट होगा कैपेसिटर से तब पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज किस तरह होगा, तो वो केस में भी डिस्कस करूंगा कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम कैपेसिटर, तो वो केस भी डिस्कस करूंगा। फिर बाद में तमाम तरह रिलेशन आपको एक बिल्कुल ग्राफ मतलब एक सीक्वेंस के साथ में रिलेशन भी ड्राइव करूंगा जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो मैं साइड पे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद हम और नेक्स्ट पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हमने उसको उसके फार्मूले सब कुछ क्या कर लिया, डिस्कस कर लिए। 5-6 रिलेशन हमारे साथ आ गया, हमने क्या किया, उसको डिस्कस कर लिया। अब इसके कुछ और पॉइंट्स,
मैंने क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ मीडियम, सही है। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि बैटरी इज रिमूव, मतलब जब आप बैटरी को क्या करो, रिमूव करोगे तब कुछ रिलेशंस है, मतलब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम के आने से क्या इफेक्ट होगा, और जब आप बैटरी रिमूव करोगे, रिमूव का मतलब ये कि जब कैपेसिटर से बैटरी को क्या करोगे, रिमूव करोगे, मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगी, तब क्या होगा, जब बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड रहेगी तब क्या होगा, उसके जो प्लेट के दरमियान मीडियम होगा तब क्या होगा, मतलब क्या चीज़ इंक्रीज होगी, क्या चीज़ कम होगी, मतलब मैं यहाँ पर कुछ रिलेशन बता रहा हूँ। याद रखना, आपने ये क्या एक कैपेसिटर ले लिया, दो प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर क्या है, एक मीडियम से, आपने मीडियम लिखा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से, ये डाई इलेक्ट्रिक, आपने इसके दरमियान क्या प्लेस किया, डाई इलेक्ट्रिक, एक इंसुलेटर की तरह एक मीडियम है। आपने इस कैपेसिटर के बिटवीन आपने क्या कर लिया, प्लेस कर लिया, और कैपेसिटर को बैटरी के साथ क्या क्या कनेक्ट किया। पहला केस मैंने क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने बैटरी को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, तो यहाँ से मैं बैटरी को क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, सही है। बैटरी को मैंने क्या किया, रिमूव किया। अगर मैंने बैटरी को रिमूव किया और कैपेसिटर के दोनों प्लेट के दरमियान मैंने क्या प्लेस किया, मीडियम प्लेस किया, कुछ टाइम के लिए आप मीडियम को भूल जाए, सही, कुछ टाइम के लिए आप मीडियम को क्या करें, भूल जाए। मैंने बैटरी को क्या किया, रिमूव किया, सही है। मैंने बैटरी को, जब मैं बैटरी को रिमूव करूंगा, कैपेसिटर क्या था, अब बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, तब क्या है, फिर याद रखना, जब मैं बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं बैटरी को रिमूव करूंगा, तब जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, याद रखना, क्योंकि बैटरी रिमूव हो गई। बैटरी का काम क्या है, वोल्टेज देना, बैटरी का काम है कैपेसिटर को मतलब वोल्टेज देना। अब बैटरी रिमूव हो गई तो प्लेट पर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना चार्ज पहले था, मतलब ये चार्ज अभी क्या होगा, इसी प्लेट पर ही रहेगा। ये प्लेट अब चार्ज कैपेसिटर पर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बैटरी को क्या किया, रिमूव किया। तो एक पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, क्या चीज सेम रहेगा। आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछे जा सकते हैं कि क्या चीज सेम रहेगा। याद रखना, क्यू का मतलब क्या है, चार्ज सेम रहेगा। तो इसको यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज भी लिखे, तो आपको समझाऊंगा भी, क्या चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब बैटरी क्या होगा, रिमूव होगा, डिसकनेक्ट होगा कैपेसिटर के साथ, तो क्या होगा, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज। ये मीडियम से, मीडियम के आने से ये इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ये मैं क्या करूंगा, लास्ट में डिस्कस करूंगा। मैंने पहले आपको बताया कि आप फिलहाल यहाँ पर जो मीडियम है ना, इस मीडियम को मैं क्या कर रहा हूँ, मीडियम को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इसलिए फिलहाल के लिए मीडियम को क्या करो, इग्नोर करो। और ये सेकंड पॉइंट को भी क्या करो, फिलहाल के लिए क्या करो, इग्नोर करो। 2 मिनट के लिए आप छोड़ो, जब मैं बाकी पॉइंट डिस्कस करूंगा, लास्ट में मैं मीडियम को भी डिस्कस करूंगा। अब मैंने क्या किया, जब बैटरी क्या करेगा, बैटरी में कैपेसिटर, मैंने कैपेसिटर के साथ बैटरी को अभी डिसकनेक्ट कर लिया, तो क्या चीज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। बैटरी पर क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, एनर्जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। याद रखना आपसे किस तरह, मैंने यहाँ पर एक जनरल ट्रेंड आपको बता दिया कि जब कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं होगा ना, तो क्या चीज, उस कैपेसिटर पर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैपेसिटर पर चार्ज सेम रहेगा, मगर याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, एनर्जी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब के सब क्या होंगे, डिक्रीज होंगे जब आप बैटरी को रिमूव करेंगे। जब आप बैटरी को रिमूव करेंगे तो ये सब क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, सही है। ये सारे के सारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब इसके बाद जब बैटरी क्या होंगे, मैं फिर से यहाँ से मीडियम मिटा रहा हूँ। मीडियम को मैं क्या करूंगा, इसके बाद लास्ट में डिस्कस करूंगा, ताकि आपको सही तौर पर समझ आ जाए, सही है, कि मीडियम के आने से कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होता है। इसी फिलहाल आप मीडियम, जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, तो आप मीडियम को फिलहाल कुछ टाइम के लिए आप क्या करो, इग्नोर करो। मैं जब बाकी पॉइंट डिस्कस करूंगा फिर मीडियम बताऊंगा। सही। अब दूसरा केस क्या है, जब बैटरी कनेक्ट होगा, जब कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट होगा, सही है। पहला पॉइंट क्या करो, ये मीडियम से रिलेटेड है, पहला पॉइंट मीडियम से रिलेटेड। आप इस पॉइंट को क्या करो, 2 मिनट के लिए छोड़ो, बाद में मैं डिस्कस करूंगा। बैटरी जब कनेक्ट रहेगा, जब कैपेसिटर के प्लेट के साथ बैटरी कनेक्ट रहेगा, तब क्या है, मतलब चार्ज पर क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होगा, फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा। याद रखना, जब बैटरी क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो चार्ज क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बैटरी का काम क्या है, चार्ज को ट्रांसफर करना है। इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। बैटरी का काम क्या है, फ्लो, चार्जेस को अलाउ करना है एक प्लेट से दूसरे प्लेट, तो चार्ज इंक्रीज होगा। याद रखना, जब बैटरी क्या होगा, कनेक्ट होगा, जब कैपेसिटर के प्लेट के साथ बैटरी कनेक्ट होगा, तो तब चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। यू का मतलब क्या है, एनर्जी, एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। याद रखना, तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट पोटेंशियल। वी का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ का मतलब क्या, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इसका मतलब क्या है, सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, फोर्स सेम रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, ये तमाम के तमाम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे जब बैटरी क्या होंगे, बैटरी क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो एक बात तो आपको समझ आ गया कि जब कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट होगा ना, कैपेसिटर के साथ, इफ बैटरी इज कनेक्टेड विद कैपेसिटर, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट रहेगा तो कौन सी चीज क्या होगी, सेम रहेगी, कौन सी चीज, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, कौन सी वेरिएबल सेम रहेंगे। याद रखना, पोटेंशियल सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये तमाम के तमाम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मगर याद रखना, जब बैटरी कनेक्ट होगी तो चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ में एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। चार्ज भी इंक्रीज होगा, एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब बैटरी, जब आप कैपेसिटर, पहले बैटरी से कनेक्ट था, अब आपने बैटरी के साथ कैपेसिटर को क्या किया, जब आप कैपेसिटर के साथ बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हो, बैटरी रिमूव करते हो जिस तरह यहाँ पर, तो याद रखना चार्ज क्या रहेगा, प्लेट पर चार्ज सेम रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। सही, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपने बैटरी को रिमूव किया कैपेसिटर से तो क्या चीज सेम रहेगा, याद रखना चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड पॉइंट, मीडियम के आने से ये क्या होता है, कैपेसिटेंस पर जो इफेक्ट होता है ये अभी मैं डिस्कस करूंगा। और जो थर्ड पॉइंट क्या है, कौन सी चीज सेम रहेगी, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बैटरी रिमूव करोगे आप तो चार्ज तो सेम रहेगा प्लेट पर, चार्ज चेंज नहीं होगा। बाकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, एनर्जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो जब बैटरी क्या होगा, रिमूव होगा। बैटरी कनेक्ट रहेगा, बैटरी जब कनेक्ट रहेगा तो कौन से, चार्ज इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होंगी, बाकी ये तीन वेरिएबल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब मैं क्या इफेक्ट मीडियम इसके अंदर डालता हूँ, प्लेट के दरमियान क्या रखूंगा, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, मैंने क्या रख लिया यहाँ पर, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने वो पिछला लेक्चर देखा कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां पर मैंने मीडियम का इफेक्ट आपको बताया भी था कि याद रखना कैपेसिटेंस, वहां पर मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम, एम का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज इक्वल टू एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि कैपेसिटेंस इन अ मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब कैपेसिटेंस रिलेटिव परमिटिविटी के साथ कैपेसिटेंस इन अ मीडियम का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैपेसिटेंस इन अ मीडियम क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैपेसिटेंस, जब कोई भी मीडियम कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान आप मीडियम को प्लेस करोगे, सही है, उसका कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होगा ना उस मीडियम का। तो याद रखना मीडियम के आने से यहाँ पर आपको रिलेशन कौन सा मिल रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर मीडियम आ गया तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या, मतलब अगर आप प्लेट के दरमियान क्या रखोगे, मीडियम रखोगे, तो याद रखना कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको इस तरह एक और रिलेशन भी ड्राइव किया था कि कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। सही है। अब मैं आपको ये रिलेशन मैंने भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अब ये रिलेशन क्या बता रहे हैं, कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। VAC का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। लेट सपोज, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह मीडियम के आने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। से लेट सपोज पहले यहाँ पर मीडियम प्लेस नहीं था, कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान पहले क्या था, मीडियम नहीं था। जब मीडियम नहीं था तो कैपेसिटेंस हमारे साथ, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, से पहले यहाँ पर जब मीडियम नहीं था तो लेट सपोज कैपेसिटेंस हमारे साथ क्या आ रहा था, 20 फेरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फेरेड। 20 फेरेड आ रहा है, सही है। तो क्या आ रहा है, 20 फेरेड आ रहा है, सही है। अब मैंने मीडियम प्लेस किया, जब मैंने मीडियम प्लेस किया, उस मीडियम का कुछ ना कुछ तो रिलेटिव परमिटिविटी होगा ना, ER, कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिटिविटी उसका होगा ना। लेट सपोज इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी ER क्या है, कुछ आप कह सकते हो क्या है, लेट सपोज 2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मीडियम का कैपेसिटेंस फाइंड करो, मीडियम का कैपेसिटेंस फाइंड करो। मीडियम के आने से आप कैपेसिटेंस क्या होगा, उसी तरह आप यहां पर पुट करो, सही है। कैपेसिटेंस इन अ मीडियम मैंने ये फाइंड करना है, सही है। रिलेटिव परमिटिविटी मेरे साथ क्या है, 2, तो मैं यहाँ पर क्या प्लेस करूंगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम क्या है, वैक्यूम का कैपेसिटेंस कितना है, 20। तो जब 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 40। आपको नजर भी आ गया, आपको मैंने
इक्वेशन मतलब रिलेशन भी उसी तरह एग्जांपल देकर भी समझा दिया कि जब मीडियम आएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस तरह? वैक्यूम का कैपेसिटेंस कितना था? 20 फेरेड था, यानी जब मैंने मीडियम यहाँ पर प्लेस किया तो उस मीडियम का कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिटिविटी तो होगा ना। मैंने जब कैपेसिटेंस और इन वैक्यूम और उसको जब रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई किया तो कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम क्या हो गया, 40 हो गया, यानी कैपेसिटेंस इन वैक्यूम मतलब कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम क्या हो गया, बढ़ गया यानी। तो इसलिए मीडियम के आने से हमेशा याद रखना एक जनरल ट्रेंड है, सही है। जब भी मीडियम आएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये अपने एक एमसीक्यूज भी रखना है, याद रखना है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ अ वैक्यूम, सही है। ऑलवेज मीडियम का कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब मीडियम के आने से ऑलवेज कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। तो ये आपने याद रखना है, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ अ वैक्यूम। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, मीडियम के आने से कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो इसीलिए याद रखना सेकेंड पॉइंट सी का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस। जब भी याद रखना, जब भी कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान मीडियम आ जाएगा मतलब कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। दोनों केस में चाहे बैटरी कनेक्ट हो ना कनेक्ट ना हो। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया, हालांकि ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पर इसका डिस्कस करने का मतलब अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पर फिर डिस्कस किया था कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। जब भी मीडियम आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर इस रिलेशन में भी कैपेसिटेंस का जिक्र है, तो इसलिए मैंने बोला कि कैपेसिटेंस का भी मीडियम के साथ क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इस फार्मूले में आपको नजर भी आ रहा है कि ई आर रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एनर्जी का और रिलेटिव परमिटिविटी का भी क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पर मैंने भी इसलिए आपको बता दिया कि जब मीडियम आएगा कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान तो कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब जब भी कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान आपने मीडियम प्लेस किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया, तो कैपेसिटेंस, ये एरो क्या मैंने ऊपर लगाया, इसका मतलब यह है कैपेसिटेंस क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा। यहाँ पर भी मैं लिखा है चाहे बैटरी कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो। यहाँ पर जब मैं मीडियम प्लेस करूँगा, सही है, जब भी यहाँ पर मैंने मीडियम प्लेस किया, बैटरी कनेक्ट हो या ना हो, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि जब बैटरी कनेक्ट ना हो तो कौन सी चीज़ सेम रहती है और कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है और कौन सी चीज़ इंक्रीज होती है मीडियम के आने से। फिर मैंने बोला कि जब बैटरी आप कनेक्ट करोगे, यहाँ पर बैटरी डिसकनेक्ट थी, जब डिसकनेक्ट थी तो कौन सी चीज़ सेम, कौन सी चीज़ डिक्रीज, बाकी जब मीडियम आ गया तो कौन सा चीज़ इंक्रीज हो गया। जब बैटरी कनेक्ट रहेगी तो कौन सा चीज़ इंक्रीज होगा, कौन सा चीज़ रिमेन सेम होगा, सही है। फिर यहाँ पर मैंने दो रिलेशन लिखे हुए, याद रखना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। याद रखना ये 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर चार रिलेशन लिखे। अभी में से पिछले मैंने आपको जो अभी से कुछ देर पहले मैंने ये रिलेशन ड्राइव करवाए थे कि एनर्जी का, याद रखना एनर्जी का पोटेंशियल के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। ए का मतलब क्या है, एनर्जी। बाज बुक में ई लिखा है, बाज में यू लिखा है, बाज में पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, इससे अपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर याद रखना एनर्जी का पोटेंशियल के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरह एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आपको यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि इस रिलेशन में ना एनर्जी का चार्ज के बेस मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपल चार्ज। यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले को देखोगे ना कि एनर्जी और चार्ज के दरमियान कौन सा रिलेशन है, सिंपल, एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है। तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पर एनर्जी और चार्ज के दरमियान तो सिंपल रिलेशन है। तो याद रखना इस फार्मूले को आपने नहीं देखना है, इस फार्मूले को आपने नहीं देखना। क्यों, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये एमसीक्यूज में आपको बताऊंगा। जब इसका आंसर मैं बताऊंगा तब ये रिलेशन आपको समझ आएगा कि ऑलवेज एनर्जी का पोटेंशियल के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरह एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सही है। यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज लिखा है, ये अभी ये रिलेशन में बताऊंगा कि एक पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डबल। याद रखना कि जब मैं कैपेसिटर के दो प्लेट है उसके अक्रॉस में क्या करूँ, मतलब मैं पोटेंशियल को क्या करूँ, डबल करूँ। मैंने पोटेंशियल को क्या कर लिया, डबल कर लिया। देन एनर्जी विल बी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी जब मैं क्या करूं, पोटेंशियल पहले क्या था, लेट सपोज अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल पहले 20 था, मैंने 20 से क्या कर लिया, डबल कर लिया। 20 का डबल क्या होगा, 40। मैंने पोटेंशियल को डबल कर लिया, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, सही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, डबल, पहला ऑप्शन डबल है, बीटा ऑप्शन 4 टाइम्स, सी ऑप्शन हाफ, डी ऑप्शन ऑल। मैंने क्या बताया, मैं किसको डबल कर रहा हूं, पोटेंशियल को डबल कर रहा हूं। सी एनर्जी इज इक्वल टू वी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर।
जब मैं पोटेंशियल को डबल करूंगा एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा? पोटेंशियल का डबल का मतलब क्या है? 2 टाइम्स। तो यहाँ पर पोटेंशियल का स्क्वायर है ना, जब मैं 2 यहाँ पर पुट करूंगा ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो एनर्जी भी कितनी टाइम इंक्रीज होगी? 4 टाइम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। एक क्वांटिटी को मैं कम करूंगा तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी? कम होगी, मगर स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैंने पोटेंशियल को डबल किया तो डबल का मतलब क्या है? 2 टाइम। तो उस 2 का आप स्क्वायर ले लो, कितना बन जाएगा? 4। तो एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी? 4 टाइम इंक्रीज होगी। याद रखना, एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी? 4 टाइम इंक्रीज होगी, क्योंकि इस रिलेशन से आपको नजर भी आ रहा है कि एनर्जी का पोटेंशियल के स्क्वायर के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। इस रिलेशन में आपको नजर आ रहा है कि एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपको इस रिलेशन में भी नजर आ रहा है ना, ये रिलेशन कि एनर्जी का सिंपल पोटेंशियल के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, मगर कोई स्क्वायर नहीं है पोटेंशियल पर। अब याद रखना, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि Q इज इक्वल टू, कैपेसिटर के लेक्चर में Q इज इक्वल टू CV। सही, Q इज इक्वल टू CV। वहां पर मैंने आपको बताया था कि चार्ज और पोटेंशियल के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। सही है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ये रिलेशन मैंने आपको बताया भी था। अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो चार्ज भी इंक्रीज होगा। याद रखना, अगर आपने पोटेंशियल को डबल कर दिया तो चार्ज भी डबल होगा। अगर आपने चार्ज को डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी डबल होगा। याद रखना, अगर आपने इस रिलेशन से ये आंसर निकालना है 4 टाइम, तो आप किस तरह करोगे? तो फिर आपने क्या करना है? आपने सिंपल पोटेंशियल को नहीं देखना है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस रिलेशन को क्या करो? इस रिलेशन को यूज ही ना करो। क्यों? अगर आपने यूज करना है तो फिर आपने इस रिलेशन को ज़हन में रखना है कि चार्ज और पोटेंशियल दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अभी मैं इसी से भी आंसर 4 टाइम लाऊंगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल और चार्ज एंड पोटेंशियल। सही है, एनर्जी, चार्ज और पोटेंशियल दोनों के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन बना रही है। सही है, तो अगर मैंने क्या किया? पोटेंशियल को डबल कर लिया, पोटेंशियल को मैंने क्या किया? डबल कर लिया, तो चार्ज भी क्या होगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैंने पोटेंशियल को 2 टाइम इंक्रीज कर लिया तो चार्ज भी 2 टाइम इंक्रीज होगा। तो चार्ज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 4 टाइम। तो एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो गई, यानी आंसर 4 टाइम आ रहा है। यानी तो इसलिए इस रिलेशन में आपने सिर्फ एक चीज को नहीं देखना है। सही है, दोनों को ही देखना है। अगर आपने पोटेंशियल को 2 टाइम इंक्रीज किया तो याद रखना, पोटेंशियल और चार्ज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर पोटेंशियल 2 टाइम इंक्रीज होगा तो चार्ज भी 2 टाइम इंक्रीज होगा। दोनों का प्रोडक्ट आप निकालोगे तब एनर्जी डिसाइड करो कि एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही। अगर मैं आपसे कहूँ इसी इक्वेशन, अभी मैं इसी एमसीक्यूज को थोड़ा मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ। सही है, मैं चेंज करके मैं पोटेंशियल की जगह क्या लिख रहा हूँ अभी? सही है, इफ चार्ज, मैं क्या लिख रहा हूँ? चार्ज। If charge across the plate of capacitor is double, then energy will be। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं चार्ज को डबल कर दूं, सही है, यहाँ पर पहले जो कैपेसिटर पर चार्ज था, लेट सपोज अगर पहले क्या था? 20 था, मैंने 20 से क्या कर दिया? 40। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि पहले मैंने चार्ज 20 कूलम था, अब मैंने 20 कूलम से कितना कर दिया? 40 कूलम कर दिया। मैंने चार्ज को डबल कर दिया है। अब बताओ कैपेसिटर के प्लेट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? एनर्जी पर क्या असर होगा? मैंने पोटेंशियल की जगह क्या बताया? चार्ज। अभी भी मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन लिखा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल। इसी तरह एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्ज। अगर आप चार्ज को क्या करोगे? डबल करोगे तो एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा? उसी तरह आप रिलेशन ड्राइव करो। रिलेशन अब यहाँ पर क्या है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्ज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी? मैंने क्या किया है कि चार्ज को क्या किया? डबल कर दिया। चार्ज को डबल करने का मतलब क्या है? चार्ज की जगह आप 2 प्लेस करो, चार्ज का स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर लिखो, डायरेक्ट रिलेशन है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी? 4 टाइम इंक्रीज होगी। तो आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो याद रखना कि जब भी आप चार्ज को डबल करो या पोटेंशियल को डबल करो तो एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। अगर मैं डबल की जगह भी क्या बताऊं? सही है, अगर मैं डबल की जगह क्या लिखूं? लेट सपोज मैं डबल को मिटा रहा हूं अभी। सही है, मैं बता रहा हूं इफ चार्ज अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मैं चार्ज को क्या करूं? 3 टाइम करूं। मैंने चार्ज को क्या किया? 3 टाइम्स। देन एनर्जी विल बी, एनर्जी कितनी टाइम होगी? सही है, एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा? मैंने चार्ज को क्या किया? 3 टाइम कर दिया। उसी तरह एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। सिंपल, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्ज।
अब मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने चार्ज को क्या किया 3 टाइम कर दिया, तो सिंपल चार्ज की जगह 3 लिखो और चार्ज के ऊपर स्क्वायर रखिए। 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9। एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी 9 टाइम इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा डी, मतलब अगर 3 टाइम आप लिखोगे तो यहाँ पर एक डी की जगह एक एफ ऑप्शन लिखो, यहाँ पर क्या होगा 9 टाइम्स। इस केस में आंसर क्या आएगा 9 टाइम्स होगा। तो इसलिए याद रखना अगर आप जो आंसर पोटेंशियल के लिए आ रहा है वही आंसर चार्ज के लिए भी आएगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एनर्जी का पोटेंशियल के स्क्वायर के साथ भी क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि मैं पोटेंशियल को 3 टाइम करूं तो एनर्जी क्या होगा, सेम इज द केस, जो आंसर चार्ज के लिए आएगा वही आंसर पोटेंशियल के लिए भी है, क्योंकि एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरह एनर्जी का पोटेंशियल के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सही है। आप कहोगे इस फार्मूले में मैंने ये बता दिया कि इस फार्मूले में अगर आपने चार्ज को डबल कर लिया तो पोटेंशियल भी डबल होता है। मैंने आपको बताया भी था कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर चार्ज को आपने 2 गुना बढ़ा दिया तो पोटेंशियल भी 2 गुना बढ़ता है। तो इसलिए आंसर जो नेट आंसर आता है वो क्या होगा, एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। अगर यहाँ पर मैंने चार्ज को क्या किया 3 टाइम कर दिया, चार्ज को मैंने 3 टाइम कर दिया तो पोटेंशियल भी क्या होगा 3 टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेट आंसर क्या आएगा 9 टाइम्स। ये अगर इस रिलेशन में आपने देखना है तो फिर आपने दोनों को क्या कर देना है डबल कर देना है या दोनों को 3 टाइम कर देना है, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल के दरमियान क्या हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर आपने क्या कर देना है कमेंट में देना है। अगर मैं क्या करूं पोटेंशियल को उसी तरह स्टेटमेंट सही है, अगर मैं यहाँ पर चार्ज की जगह या मैंने 3 टाइम लिखा है ना, इफ चार्ज में क्या लिख रहा हूं, अगर मैं चार्ज को क्या करूं अक्रॉस ऑफ द कैपेसिटर 4 टाइम कर दूं, सही है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मैंने कर लिया, एनर्जी क्या होगी आंसर आपने खुद बता देना है। सही है। अब मैं एफ ऑप्शन क्या कर लूँ डी ऑप्शन ऑल, इसी तरह एक मैं नया ऑप्शन लिख रहा हूँ क्या है 16 टाइम। मैंने क्या किया 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया चार्ज को, और एफ ऑप्शन क्या है 16 टाइम। अपने कमेंट में बताना है कि एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी। सही है। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यूज मैंने लिखा है कि इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस 4 टाइम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द एनर्जी बिकम, याद रखना अगर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ये केस डिस्कस होंगे कि बैटरी के कनेक्शन से बैटरी के नॉन कनेक्शन से क्या इफेक्ट होगा एनर्जी पर। याद रखना एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का रिलेशन मैंने आपको बताया भी था कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू एरिया एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। के कैपेसिटेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस का डी, ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है। मगर ये एक्सक्यूज मैंने क्या लिखा है कि इफ इंक्रीज द डिस्टेंस, अगर मैंने डिस्टेंस को 4 टाइम क्या किया बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के दरमियान कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान मैंने डिस्टेंस को 4 टाइम क्या किया इंक्रीज किया, देन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी पर क्या असर होगा। सही याद रखना एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे बैटरी के कनेक्शन से और नॉन कनेक्शन से। अब इस एमसीक्यूज में जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर कहीं लिखा है कि बैटरी कनेक्ट है या बैटरी डिसकनेक्ट है। तो याद रखना जब आपको एनर्जी फाइंड करना है ना, यहाँ पर तो सिंपल रिलेशन था, यहाँ पर क्या था जो ऊपर एमसीक्यूज था वो तो सिंपल रिलेशन था, एनर्जी का पोटेंशियल के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट आंसर निकालते थे। सही है। मगर इस केस में याद रखना अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस को क्या किया 4 टाइम किया, कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान मैंने डिस्टेंस को क्या किया बढ़ा दिया, कैपेसिटर के प्लेट की दोनों प्लेट अगर पहले डिस्टेंस इतना था मैंने इतना 4 टाइम क्या किया इस तरह डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो एनर्जी क्या होगी। याद रखना इस एमसीक्यूज में आपको नहीं बताया कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। अगर एमसीक्यूज में नहीं बताया था कि बैटरी कनेक्ट है क्या नहीं, तो तब आपने क्या कंसिडर करना है कि यहाँ पर बैटरी कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट नहीं है। तो इसलिए इस एमसीक्यूज में आपने ये समझ लेना है कि इस स्टेटमेंट में आपको ये नहीं बताया कि बैटरी कनेक्ट यानी है, तो इसलिए आपने क्या कंसिडर कर देना है कि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। ये स्टेटमेंट कि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। अब आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है इस एमसीक्यूज को जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी। याद रखना अब जो बैटरी इज नॉट कनेक्टेड बैटरी इज कनेक्टेड। अब इसके एमसीक्यूज आ गए। अब जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी ना तो आपने कौन सा फार्मूला, जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी मैंने आपको बताया भी था जब बैटरी रिमूव होगा मतलब डिसकनेक्ट होगा तो क्या चीज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो कौन सा चीज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। तो जब चार्ज सेम रहेगा तो हम बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, चार्ज वाला, कि एनर्जी इज इक्वल टू
1 divided by 2 एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 चार्ज स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। सही, ये वाला चार्ज क्या है? चार्ज जब बैटरी डिसकनेक्ट होगी, बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज आ रहा है। जब बैटरी डिसकनेक्ट होगी, बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, तो चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये फार्मूले में जब चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एनर्जी, जब चार्ज सेम रहेगा तो एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी और चार्ज के दरमियान रिलेशन खत्म। मतलब चार्ज सेम रहेगा तो एनर्जी भी क्या होगी? चेंज नहीं होगी। एनर्जी और चार्ज के दरमियान कौन सा रिलेशन था? अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट रिलेशन है। मगर आपको ये पर कैपेसिटेंस भी नजर आ रहा है। एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है? एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। ये बात आपने याद रखना है कि एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो कौन सा फार्मूला आपने यूज करना है? ये फार्मूला आपने यूज करना है। तो इस फार्मूले में चार्ज तो सेम, क्योंकि बैटरी डिसकनेक्ट, जब बैटरी डिसकनेक्ट होगी तो एक बात लाजिम रहेगा कि वो चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसलिए आपको सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज 4 टाइम, बहुत सारा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देकर फिर लास्ट में पूछे कि व्हाट विच वेरिएबल रिमेन द सेम, चार्ज रिमेन द सेम। अब यहाँ पर के स्टेटमेंट में नहीं गिवन है कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं। जब बैटरी के बारे में जिक्र ना करे कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है, वो स्टेटमेंट में खुद बताता है कि बैटरी इज कनेक्टेड। तो आप यहाँ पर बताएं कि एनर्जी कितनी टाइम, एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि बैटरी जब डिसकनेक्ट होगी तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। इस रिलेशन में हमारे साथ एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। सही है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। उसने क्या बताया कि इंक्रीज द डिस्टेंस 4 टाइम, उसने डिस्टेंस को क्या 4 टाइम इंक्रीज किया। डिस्टेंस को, इस रिलेशन को अपने जेहन में रखना है। सही है। डिस्टेंस को क्या 4 टाइम इंक्रीज किया। डिस्टेंस को 4 टाइम इंक्रीज किया। सबसे पहले हमारे साथ कैपेसिटेंस इन अ मीडियम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था। कैपेसिटेंस का रिलेटिव परमिटिविटी मतलब मीडियम के आने से क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। इसी तरह कैपेसिटेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कैपेसिटेंस का डिस्टेंस के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर डिस्टेंस को कितना टाइम कर रहा है? 4 टाइम। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जो आंसर मेरा कैपेसिटेंस का आएगा ना, मैं उसको इन्वर्स कर दूंगा, वो एनर्जी का आंसर होगा। तो यहाँ पर मुझसे क्या पूछ रहा है? एनर्जी पूछ रहा है ना। तो इसलिए डिस्टेंस को कितना टाइम, अब बाकी मैं इस फार्मूले को क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ। सही है। यहाँ पर यह रिलेशन आपने याद रखना है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जब बैटरी क्या होगी? कनेक्ट नहीं होगी, ये रिलेशन यूज करेंगे। तो याद रखना, उसने डिस्टेंस को कितना टाइम किया? 4 टाइम। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस को कितना टाइम किया? area divided by, if we increase the distance 4 time between the plate of capacitor, energy become, distance को उसने कितना टाइम किया? 4 टाइम। डिस्टेंस को क्या किया? 4 टाइम इंक्रीज किया। जब डिस्टेंस को 4 टाइम इंक्रीज करोगे ना, तो कैपेसिटेंस कितना टाइम इंक्रीज होगा? याद रखना, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अगर डिस्टेंस को जितने टाइम आप बढ़ाओगे, कैपेसिटेंस उतना ही टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पर डिस्टेंस एक्सक्यूज में क्या बता रहे हैं कि डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं? 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। जब 4 टाइम इंक्रीज करें तो डिस्टेंस को हम 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? 4 टाइम डिक्रीज होगा। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? 4 टाइम डिक्रीज होगा। आंसर क्या है? कैपेसिटेंस 4 टाइम डिक्रीज। कैपेसिटेंस हमारे साथ क्या आएगा? 4 टाइम डिक्रीज है। समझ आएगा या नहीं? सिंपल आपने क्या बताना है कि डिस्टेंस जब आप क्या करोगे? 4 टाइम इंक्रीज करोगे, एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा? एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को देखना है कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं। स्टेटमेंट में नहीं बताया कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं, तो इसका मतलब यह है कि बैटरी कनेक्ट नहीं है। तो आपने पहले देखना है कैपेसिटेंस इन अ मीडियम। कैपेसिटेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसलिए कैपेसिटेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन, डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन। यहाँ पर डिस्टेंस को 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। जब डिस्टेंस को 4 टाइम इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस 4 टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसलिए कैपेसिटेंस तो 4 टाइम डिक्रीज हो गया। हमसे कैपेसिटेंस के बारे में नहीं पूछा कि कैपेसिटेंस टाइम क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। हमसे एनर्जी के बारे में पूछा कि एनर्जी क्या होगी। मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन भी बता दिया कि एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान क्या कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स। कब इनवर्स रिलेशन होगा? जब बैटरी क्या होगी? डिसकनेक्ट होगी, बैटरी कनेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस अगर 4 टाइम डिक्रीज होगा तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन अगर कैपेसिटेंस 4 टाइम डिक्रीज होगा तो आंसर क्या आएगा? एनर्जी क्या होगी? 4 टाइम
इंक्रीज। इनवर्स का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ 4 टाइम कम होगी तो दूसरी चीज़ 4 टाइम क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एक चीज़ कम तो दूसरी चीज़ ज़्यादा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 टाइम। इसका आंसर क्या होगा, 4 टाइम। आंसर समझ आ गया। यानी पहले मैंने क्या किया, कैपेसिटेंस का आंसर फाइंड किया। जब मैंने कैपेसिटेंस का आंसर फाइंड किया फिर उसको किसके साथ, एनर्जी के साथ रिलेट किया। कैपेसिटेंस 4 टाइम डिक्रीज था ना, इनवर्स रिलेशन है, तो एनर्जी का आंसर क्या आएगा, 4 टाइम इंक्रीज। सही है। अब इसके बाद एक और एमसीक्यूज यहाँ पर कि जब बैटरी कनेक्ट होगी तब किस तरह अपने रिलेशन को देखना है। इस तरह अक्सर इस तरह एमसीक्यूज आते हैं, ये एनर्जी से ऊपर वाला नहीं है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, या इस तरह बैटरी के कनेक्ट या ना कनेक्ट होने, या सिंपल इस तरह एमसीक्यूज आते हैं कि जब बैटरी कनेक्ट होगी तो क्या चीज़ सेम रहेगा, क्या चीज़ कम होगी, क्या चीज़। अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिलेशन आते हैं। अब मैंने सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा है कि एमसीक्यू स्टेटमेंट मैंने फुल नहीं लिखा है कि डिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज। अगर मैं डिस्टेंस को क्या करूँ, 3 गुना क्या करूँ, इंक्रीज कर दूँ। 3 टाइम्स मतलब मैंने डिस्टेंस को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया। एरिया को क्या किया, 1/3 किया। एरिया को मैंने क्या किया, 1/3 किया। एरिया को मैंने क्या किया, 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि मैंने 3 गुना एरिया को कम कर दिया। एंड एनर्जी क्या होगी। और इस स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इस स्टेटमेंट में मैं लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख लूँ। सही, मैं आपके लिए क्या लिख रहा हूँ, बैटरी क्या है, कनेक्टेड। इस केस में बैटरी क्या है, बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। आपको कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन होगा कि द डिस्टेंस बिकम 3 टाइम व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस 3 टाइम्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड एरिया बिकम 1/3 एंड द बैटरी इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, व्हाट विल बी एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। तो उसी तरह फिर से जब बैटरी कनेक्ट होगी, याद रखना जब बैटरी कनेक्ट होगी तो कौन सा चीज सेम रहेगा। जब बैटरी कनेक्ट होगी तो मेन चीज क्या है, पोटेंशियल। जब बैटरी कनेक्ट होगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब सेम रहेगा, मगर हमारा काम किससे है, पोटेंशियल से। जब बैटरी कनेक्ट होगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अब इस कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, याद रखना ये वाला फार्मूला, सेकंड वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेकंड वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सही है कि जब बैटरी कनेक्ट होगा तो ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2CV²। अब मैं फिर से, पोटेंशियल तो सेम रहेगा। जब बैटरी कनेक्ट होगी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक एमसीक्यू ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब बैटरी कनेक्ट होगी कौन सी क्वांटिटी रिमेन सेम, पोटेंशियल तो रिमेन सेम रहेगा। जब कोई चीज़ रिमेन सेम रहेगा तो वो कोई इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। 1 डिवाइडेड बाई 2 भी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये चेंज नहीं होता है। तो एनर्जी और कैपेसिटेंस, फिर से मैं एनर्जी और कैपेसिटेंस का एक रिलेशन ड्राइव करूंगा। फिर जब कैपेसिटेंस का जो आंसर आएगा मैं उसको एनर्जी के साथ कंपेयर करूंगा, या पर उसको आंसर रिस्पॉन्स करूंगा। सही, इस तरह आपने अप्रोच करना है। तो एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान फिर से कौन सा रिलेशन बन जाएगा, एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर कौन सा, अब इस केस में कौन सा रिलेशन बन जाएगा, डायरेक्ट। जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। जब बैटरी कनेक्ट होगी तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल तो खत्म। 1 डिवाइडेड बाई 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू। एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन बन गया, डायरेक्ट रिलेशन बन गया। ये आपने याद रखना है। इसलिए जब बैटरी क्या होगी, कनेक्ट। अब हमसे क्या पूछे कि हम डिस्टेंस को 3 टाइम कर रहे हैं, मैं कैपेसिटेंस का आंसर निकालूंगा, उस करूंगा वही हमारे साथ, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं कैपेसिटेंस को 3 टाइम इंक्रीज कर दूं तो एनर्जी भी 3 टाइम इंक्रीज होगी। अगर मेरे साथ कैपेसिटेंस का आंसर क्या है, लेट्स सपोज कैपेसिटेंस का आंसर मेरे साथ 4 टाइम इंक्रीज आ रहा था ना, तो एनर्जी का आंसर भी क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी और कैपेसिटेंस दोनों डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ पर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। डिस्टेंस को क्या 3 टाइम इंक्रीज किया, उसी तरह कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी मैंने आपको बताया, इक्वेशन भी लिख लिया था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सही है, मैंने डिस्टेंस को कितना टाइम इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम, और एरिया को कितना टाइम किया, 1/3 किया। एरिया को क्या, 1/3। आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि एरिया इज 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10। या भी मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा है कि एरिया इज 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि एरिया को आपने 3 पे डिवाइड किया। अगर आपसे पूछे कि एरिया 1/4 तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 का मतलब क्या है, एरिया को 4 से डिवाइड करो। अगर आपसे पूछ रहा है कि इफ एरिया बिकम 1/10 का मतलब क्या है, एरिया को आप क्या करो, 10 से डिवाइड करो। इसका मतलब ये। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है कि एरिया 1/3, एरिया को क्या करोगे, 1/3, मतलब एरिया इज 1/3, एरिया डिवाइडेड बाई 3। एरिया को मैंने 3 गुना कम कर दिया, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को मैंने 3 टाइम क्या इंक्रीज किया। डिस्टेंस को मैंने 3 टाइम इंक्रीज किया। ये 3 ऊपर डिवाइड हो रहा है ना, 1/3 का मतलब क्या है, एरिया को 3 से डिवाइड करो, एरिया को 3 गुना कम करो। तो ये 3 ऊपर है ना, ये ऊपर में डिवाइड में है। सही है, तो ये 3 नीचे आएगा तो क्या होगा, सिंपल आंसर क्या आएगा, कैपेसिटेंस
ऊपर एरिया बच जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आएगा 9। समझ आ गया? ये कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया को मैंने 1/3 किया, 1/3 एरिया को 3 पे डिवाइड करो, 1/3 का मतलब क्या है एरिया डिवाइडेड बाई 3, और नीचे डिस्टेंस को मैंने 3 टाइम इंक्रीज किया, तो ये 3 नीचे आएगा, 3 जब नीचे आएगा तो क्या होगा, पहले 3 नीचे मौजूद है, 3 3 ज़ा 9, तो कितना डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पर रिलेशन हमारे साथ क्या आ गया कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिवाइडेड बाई 9। तो अब हमारे साथ क्या हो गया, जो कैपेसिटेंस है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे साथ क्या आ रहा है 9 टाइम, डिस्टेंस क्या आ रहा है 9 टाइम, मतलब डिस्टेंस 9 टाइम आ रहा है, तो कैपेसिटेंस का आंसर क्या आएगा, कैपेसिटेंस और एरिया के दरमियान, अभी मैंने बता दिया कैपेसिटेंस और एरिया के कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर डिस्टेंस 9 टाइम है, 9 टाइम क्या है आ रहा है, 9 मतलब डिस्टेंस 9 गुना इंक्रीज है, 9 टाइम्स का मतलब क्या है कि डिस्टेंस 9 गुना इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है, यानी तो इसलिए कैपेसिटेंस क्या होगा 9 टाइम डिक्रीज, कैपेसिटेंस क्या होगा 9 टाइम डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस का आंसर क्या आएगा 9 टाइम डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस 9 टाइम डिक्रीज। ये तो हमें ये बात तो समझ आ गया, कैपेसिटेंस का हमने क्या किया 9 टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सही है। तो अब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी हमसे क्या पूछ रहा है, कैपेसिटेंस तो नहीं पूछ रहा है, एनर्जी। अब आप एनर्जी और कैपेसिटेंस को कंपेयर कर लो, पहले आपने कैपेसिटेंस को निकाल लिया, अब एनर्जी और कैपेसिटेंस को कंपेयर करो। कैपेसिटेंस 9 टाइम डिक्रीज, एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जब कैपेसिटेंस 9 टाइम क्या होगा डिक्रीज होगा, तो एनर्जी भी क्या होगी 9 टाइम डिक्रीज होगी। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप ऑप्शन लिख लेना, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा तो इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, एनर्जी क्या होगी 9 टाइम डिक्रीज, आप लिख लेना कि एनर्जी भी क्या होगी 9 टाइम डिक्रीजेस, सी एनर्जी 9 टाइम क्या होगी डिक्रीज होगी, एनर्जी 9 टाइम क्या होगी डिक्रीज होगी। तो इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं, जब बैटरी कनेक्ट होगा तो तब क्या आंसर आएगा, बैटरी डिसकनेक्ट होगी तब क्या आंसर होगा। अब लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले अगर मीडियम नहीं था, पहले प्लेट के दरमियान मीडियम नहीं था, अब मैंने मीडियम को इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इस तरह एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। अगर पहले मीडियम नहीं था, अब मैंने मीडियम इंसर्ट किया तो उसको जब मीडियम में इंसर्ट करूंगा तो कैपेसिटेंस पर क्या असर होगा, तो सिंपल कैपेसिटेंस क्या होगा इंक्रीज होगा। मीडियम को मैं रिमूव करूंगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा कम हो जाएगा, सही। इस तरह आपसे सिंपल एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक जो कैपेसिटेंस का जो हमारे साथ न्यूमेरिकल हो गया वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आपसे इस तरह मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। याद रखना जब भी एनर्जी के बारे में एनर्जी आपसे पूछे जाएंगे, अगर वहाँ पर डिस्टेंस गिवन था कि डिस्टेंस इतने टाइम इंक्रीज हो गया, एरिया इतना टाइम डिक्रीज हो गया, या एरिया को इतना टाइम इंक्रीज किया, डिस्टेंस को इतना टाइम डिक्रीज किया, एनर्जी क्या होगी, सही है। जब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी आपसे पूछे कि एनर्जी क्या होगी, तब आपने ये बात देखना है कि उस रिलेशन में, उस एमसीक्यूज में बैटरी कनेक्ट है कि नहीं, बैटरी डिसकनेक्ट है या बैटरी कनेक्ट है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है। अगर वो पूछे, अगर वो ना बताए कि बैटरी कनेक्ट है या नहीं, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी वहाँ पर कनेक्ट नहीं है। जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो आपने क्या ये वाला रिलेशन यूज़ करना है। जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो चार्ज सेम रहेगा, मतलब चार्ज किस रिलेशन में आ रहा है, यहाँ पर चार्ज सेम रहेगा, तो फिर एनर्जी मतलब एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। तो तब आपने क्या करना है, सिंपल आपने एरिया और डिस्टेंस एरिया और डिस्टेंस आपने क्या करना है, फाइंड करना है कैपेसिटेंस ही के रिलेशन से। एब्सोल्यूट परमिटिविटी एरिया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, सही है। तो आपसे पूछे कि डिस्टेंस को, एरिया को मैंने इतना गुना बढ़ा दिया, डिस्टेंस को इतने गुना क्या कम कर दिया, तो सिंपल आप कैपेसिटेंस को क्या करोगे, अगर आपने कैपेसिटेंस का रिलेशन फाइंड कर दिया ना, कैपेसिटेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है, कैपेसिटेंस का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, फिर सिंपल उसको एनर्जी के साथ कंपेयर करो कि एनर्जी क्या है, सही है। अगर वो आपसे पूछे बैटरी डिसकनेक्टेड मतलब बैटरी क्या है कनेक्टेड है, तो तब आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे, ये जब बैटरी कनेक्ट होगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। आप कैपेसिटेंस को निकाल दो, जो आंसर आएगा वही एनर्जी के लिए क्या होगा, उसको एनर्जी के साथ कंपेयर करो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कैपेसिटेंस 9 टाइम इंक्रीज है, कैपेसिटेंस 2 टाइम डिक्रीज है, तो एनर्जी भी 2 टाइम डिक्रीज है। अगर बैटरी डिसकनेक्ट थी तो फिर एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान क्या होगा, रिलेशन इनवर्स होगा। जो कैपेसिटेंस का आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देना, वो एनर्जी का बन जाएगा। तो इस तरह अक्सर आपसे इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर उसका ऑलमोस्ट लेक्चर क्या हो गया, एंड हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर को लाइक कर देना है। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।